हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। आज से हम लोग जो है राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जीडीपी, जीएनपी के बारे में हम लोगों ने जाना था, नेशनल नेट के बारे में जाना था, और जो है ग्रास के बारे में जाना था। और उससे आगे जो है नेशनल इनकम में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है, किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता है, उसको हम आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोड एक देख लेते हैं। रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं वक्त, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी ज़िद्दी हैं। रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी ज़िद्दी हैं। जब तक किसी चीज़ को पाने का जुनून और पागलपन नहीं रहेगा दोस्तों, उसके लिए समय आप अपना खर्च नहीं करेंगे, तब तक जो है मंजिल मिलनी बहुत ही मुश्किल है। हमेशा ही अपने लिए जो है उस पर ज़िद होनी चाहिए कि नहीं, हमको इसको प्राप्त करना ही करना है। ये मोटिवेशनल कोट आपको ऊर्जावान बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड, राष्ट्रीय आय में कौन सी चीज़ को शामिल किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जाने वाले भुगतान, तो किन किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक, निश्चित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं का अनिवार्यतः उत्पादन हुआ हो। निश्चित समयावधि के अंदर यदि वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ हो। और दूसरा है, उत्पादन में उसी वर्ष के दुर्लभ संसाधनों का अनिवार्यतः प्रयोग हुआ हो। यदि उसी वर्ष के संसाधन से में उसका प्रयोग हुआ हो तो उसे नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, यदि नहीं है तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का अनिवार्यतः उत्पादन हुआ हो और एक निश्चित समय के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ हो, तभी जो है हम नेशनल इनकम में उसे शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। निश्चित समयावधि का मतलब 1 वर्ष के अंतर्गत की सारी चीज़ों को जो है हम लोग राष्ट्रीय आय में गणना करते हैं। तो 2 वर्ष या उससे ज़्यादा के समय में लगा हुआ समय हो, निश्चित समयावधि के बाहर की यदि चीज़ें हैं और उसका उत्पादन हुआ तो उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। और इसको जो है हम उदाहरण के माध्यम से आगे के स्लाइड में इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। अभी एक होता है हस्तांतरण भुगतान। ये क्या होता है? हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत कई सारी चीज़ें होती हैं। पिछले की स्लाइड में हमने बताया था कि हस्तांतरण जो भुगतान होता है उसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला हो गया लॉटरी, दूसरा हो गया पेंशन, तीसरा हो गया बेरोजगारी भत्ता, दान, उपहार, बीमा भुगतान और शेयर भुगतान। ये हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। तो लॉटरी के बदले आप कोई कार्य नहीं करते, ठीक है, यह पूरी तरह आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब हम किसी भी बिना सेवा किए कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को राष्ट्रीय आय में शामिल किया ही नहीं जाता। जैसे पेंशन है, पेंशन के बदले कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता, उसको बिना कार्य के पैसे मिलते हैं, इसलिए उसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता ही पिछले जो है अखिलेश की सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था तो डायरेक्ट अकाउंट में ही मिल रहा था, उसके बदले कोई भी कार्य नहीं किया जाता था, तब भी वो जो है अकाउंट में आ जाया करता था। दान है, दान के बदले कोई भी भिखारी जो है हमारा कोई कार्य नहीं करता, फिर भी हम उसे दान देते हैं, तो उसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उपहार हो गया, उपहार के बदले कोई भी कार्य नहीं होता तो उसे हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत रखा जाता है। बीमा भुगतान, जो बीमा होता है, बीमा का भुगतान किया जाता है और उसके बदले में जब ब्याज सहित बीमा के पैसे मिलते हैं तो उसके बदले में भी कोई कार्य नहीं होता, और डायरेक्ट उसका जो है जमा होता रहता है। और शेयर भुगतान के बदले भी कोई जो है कार्य नहीं होता,
इसलिए यह हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत रखा गया है और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि लोन ऐड और ग्रांट की चीज़ों में क्या अंतर है और क्या होता है। ठीक है, लोन ऐड और ग्रांट जो है, लोन IMF द्वारा दिया जाता है और ये जो होता है ये दीर्घकालीन होता है। लोन IMF द्वारा दिया जाता है और ये जो है क्या होता है, ये दीर्घकालीन होता है, मार्केट रेट पे होता है। हमेशा क्या होगा, मार्केट रेट जितना होगा मार्केट रेट पे होता है। और इसमें जो है रेपो रेट और जो है मार्केट रेट, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा जो PDF है उसमें से कुछ चीज़ें हट गई हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि ये होगा, यहाँ पे है रीपेमेंट, यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये है रीपेमेंट और ये है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, है ना। रीपेमेंट मतलब किस चीज़ों का हम लोग लेने के बाद उसका फिर से पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, और उस पर जो है ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लोन जब लिया जाता है तो उसका रीपेमेंट अवश्य ही किया जाता है। तो यहाँ वाई मतलब यस है, यस, और जो है इस पर ब्याज दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, तो दिया जाता है एस, और ये हमेशा मार्केट रेट पर होता है और दीर्घकालीन होता है और ये IMF के द्वारा दिया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ऐड मीन्स सहायता, ये जो है दिया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसमें भी रीपेमेंट होता है कि नहीं होता है, तो होता है। और इंटरेस्ट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो यस दिया जाता है। और ये हमेशा मार्केट रेट से नीचे होता है और अल्पकालिक होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अल्पकालिक होता है। लेकिन जो ग्रांट होता है, ग्रांट यानी कि अनुदान, ग्रांट में जो है रीपेमेंट नहीं होता है। अनुदान का कोई पेमेंट होता है, रीपेमेंट नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और इसके बदले कोई ब्याज दिया जाता है तो नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये किस दर पे होता है, तो किसी भी दर पे नहीं होता है। तो ये ऋण, सहायता और अनुदान में अंतर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे। आगे जो है कैपिटल गेन, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो जिससे आपको जो है ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसे आप जो है अच्छे से समझिए, समझते चलिए। ये है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, तो कैपिटल गेन मीन्स पूंजीगत लाभ होता है। कैपिटल गेन का मतलब पूंजीगत लाभ होता है। अब इसको समझते हैं ऐसे। मान लीजिए 2018 में एक यश नाम का व्यक्ति है, कोई यश नाम का व्यक्ति किसी जो है, कोई यश नाम का व्यक्ति है, कैपिटल गेन मतलब पूंजीगत लाभ 2018 में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने, कोई ये व्यक्ति है जिन्होंने 2 BHK खरीदा 5 लाख में, और 2020 में उसे बेच दिया, उस 2 BHK को बेच दिया, 2 BHK को 10 लाख में बेच दिया। तो यहाँ पे इनको जो लाभ हो रहा है, पूंजीगत लाभ हो रहा है 5 लाख का हो रहा है। लेकिन ये जो है कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएगी। ये जो 5 लाख का फ़ायदा है, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएगी। क्यों नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि 2018 में जब ये 2 BHK बना होगा उस समय के राष्ट्रीय आय में इसका जो है मूल्य जोड़ दिया गया होगा। इसलिए 2020 में उसका फिर से उसका मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं।
तो ये हो गया पूंजीगत लाभ, पूंजी से मिलने वाला लाभ, कैपिटल गेन। आगे देखेंगे सेकेंड हैंड सेल। सेकेंड हैंड सेल क्या होता है? पुरानी वस्तुओं की बिक्री, खरीद और बिक्री। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए 2012 में किसी ने हीरो होंडा पैशन खरीदा, जो कि यश नाम का कोई व्यक्ति है, और उसने हीरो होंडा पैशन खरीदा और ख़रीद लिया और उसको बेचना है। मान लीजिए 2012 में ख़रीदा और 2020 में किसी को बेचना चाहता है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है बी नाम का, जिसे ये बेचना चाहते हैं। कोई यश नाम का व्यक्ति है जो 2012 में कोई हीरो होंडा पैशन खरीदता है और 2020 में किसी बी नाम के व्यक्ति को बेचना चाहता है। इन दोनों में कोई परिचय नहीं है। अब एक एप्लीकेशन आता है, आप लोग जानते हैं, वो एप्लीकेशन या एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं OLX, जो पुरानी वस्तुओं या सेकेंड हैंड वस्तुओं को बिक्री और ख़रीद के लिए जाना जाता है। और इनके माध्यम से इनका परिचय हुआ और इनकी जो है इनकी हीरो होंडा पैशन 40,000 में, ये जो 40,000 में बिक जाती है। 40,000 के आस 40,000 में 40,000 में बिकती है और जो 4,000 है वो OLX के पास जाता है। तो जो OLX में जाएगा वो राष्ट्रीय आय में जुटेगा, जबकि ये जो 40,000 है 40,000 नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। कभी भी पुरानी वस्तुओं की बिक्री का जो मूल्य है उसे जो है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है।